नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस के खजाने की बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि साइंस में लगभग स्टूडेंट जो है वो थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, और कमज़ोर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी नींव को अच्छी तरह से जो है समझ के नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आपके 6 से लेके 12 तक, यानी कि 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी की आपकी किताबें चलती है, और उन किताबों में आपके साइंस का खजाना है। अगर आप उनको सही ढंग से पढ़ लेते हो, अगर उसके हैंड रिटन नोट्स बना लेते हो ना, तो आपको किसी भी एग्जाम में साइंस विषय से डरने की आवश्यकता नहीं रहती है। आज हम कक्षा 6 के 3 से 4 पार्ट करेंगे, और 3 से 4 पार्ट में जो है वो पूरी पूरी कक्षा 6 को पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार से कक्षा 7 को, कक्षा 8 को, कक्षा 9 को, कक्षा 10 को, कक्षा 11 और कक्षा 12 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस बिंदु को मैं हाईलाइट करूं, उसी बिंदु को आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे, और इस जो कक्षा है उसकी पीडीएफ जो है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल प्रबोध क्लासेज पे। तो ज्वाइन नाउ। और दूसरी बात, हम लोग जो है इसको बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे। एक एक चीज को ऐसे समझो कि हमें कुछ नहीं आता साइंस में। अगर आपको कुछ आता भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे समझना है कि हमको साइंस में कुछ नहीं आता है, हम साइंस की नींव तैयार कर रहे हैं। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगे, लेकिन हाँ, कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसके चित्र बहुत अच्छे हैं, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको सामने विषय सूची दिख रही होगी। मैं एक बार विषय सूची बता देता हूँ। कक्षा 6 की है ये किताब। कौन सी? कक्षा जो है कक्षा 6 की ये बुक है, और सभी बच्चे इसको आराम से पढ़ेंगे। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके दिल्ली वाले जो है, दिल्ली वाले DSSS बी की तैयारी कर रहे हो, आप RPSC जो राजस्थान से होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, आप SSMB की तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, आप आपके यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है। और अभी आपको पता है सीईटी होने वाली है, तो सीईटी में यहाँ से बेसिक समझते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया है किस प्रकार से तैयारी करेंगे। अब देखो ये मेन्यू देख लो इसका। जैसे आप लोग खाने में जाते हो ना होटल में, तो वहां मेन्यू देखते हो, तो इस मेन्यू को सबसे पहले देखो। अध्याय 1 दे रखा है भोजन के घटक। आहा, क्या बात है भाई, भोजन के घटक। अब ये दाल चावल रोटी, और ये इसमें ये घटक नहीं होते हैं भोजन के। भोजन में क्या पाए जाते हैं? आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और आपके न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में वस्तुओं के समूह को बनाएंगे। अध्याय 3 में आपके जितने भी पदार्थ है, पदार्थों का क्या करेंगे? पृथक्करण करेंगे, है ना। और आपको पूरी की पूरी बचपन की यादें दिलाने के लिए, पौधों को जानने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ क्लास। उसके बाद शरीर में किस प्रकार से गतियां होती है उनके अध्याय की चर्चा करेंगे। सजीव क्या होते हैं, सजीव की विशेषताएं क्या होती है, उनकी चर्चा करेंगे। गति एवं दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। देखो कितने बड़े बड़े चैप्टर है, कितने अच्छे से चैप्टर को समझाया हुआ है ना। पूरी इसलिए बोलता हूँ कि साइंस का खजाना है। अध्याय 8 में प्रकाश, छायाएं और परावर्तन देखो, है ना, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता है परावर्तन वगैरह, तो यहाँ समझ लेंगे ना भाई, है ना। फिर विद्युत तथा परिपथ और चुंबकों द्वारा मनोरंजन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, चुंबकों द्वारा। चुंबक को नहीं पढ़ना है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन करना है। अब देखो इसमें आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। फिर अध्याय 11 में हमारे चारों ओर वायु। तो इन सब जो है टॉपिक्स को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज अपन अपना पहला जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। और जुड़ने के बाद आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना है। अपना जो चैप्टर है वो मैंने खोल लिया है। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक। तो भोजन के घटक पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है भाई। तो रेडी है काम? चलो 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 आ जाओ।
आ जाओ और आराम से, और ऐसे समझना कि अपन को कुछ नहीं आता साइंस में, है ना, आराम से और हर एक चीज को बड़ी शिद्दत से, और मैं हाइलाइटर भी अपने साथ यूज करता चलूंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई भोजन के घटक। क्या नाम है? भोजन के घटक और फूड के कंपोनेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाना या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना, लेकिन मैं यहाँ कुछ लिखूंगा स्टेट जो चीजें हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको ही निकलवाना अगर निकलवाओ तो। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। ये बोल रहा है पिछली कक्षाओं में, लेकिन अपन को फालतू बातें नहीं करनी है इतना, इससे जो लो लेवल की जो चीजें हैं वो आपको आती होगी और इसमें आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, बनाई होगी हमने, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है बात भाई, उन्होंने बनाई होगी, दाल चावल रोटी सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, आपके पालक की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी। ठीक है, तो ये बनाई होगी। तो भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले, जैसे भाई साउथ में आपको क्या खाते हैं? अंडा मछली और चावल। तो यहाँ हमने हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। तो इसी प्रकार से अलग अलग चीज है ना। तो भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में, हाँ देखो मुंह में पानी आ रहा होगा ना, भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। भाई एक नक्शा बनाया होगा और नक्शे में भाई इस जगह ये वाला जो है वो खाते हैं, ठीक है, ये अन्न खाते हैं या फिर ये व्यंजन खाते हैं। ठीक है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, और दूसरे प्रकार के जो भोजन में जो है चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी भोजन में जो है आप अप्पम ले सकते हो, मछली और सब्जियां हो सकती है। ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है, दाल हो सकता है, मांस का वही व्यंजन हो सकता है, सब्जी हो सकती है, और इसमें दही मट्ठा अचार यानी छाछ वगैरह जो आप लोग रोजाना खाते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खाते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। बिल्कुल बात है भाई, आप लोग जयपुर से दिल्ली जाओ, अब दिल्ली जाओ तो जरूरी नहीं है कि आपको ये व्यंजन मिले। आपको दिल्ली में जैसे ही आप लोग यहाँ से निकलने के बाद किसी और स्टेशन पे जाएंगे तो उस स्टेशन पे वहाँ की कोई फेमस चीज आपको मिल सकती है, पूड़ी मिल सकती है, उसके साथ अचार आपको मिल सकता है, या कचौड़ी मिल सकती है, आप कचौड़ी भी खा के अपना पेट भर सकते हैं। ये सब होता है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो आहार होता है उसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्यों विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी बोल रहा है। भाई हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बोलूं मक्के की रोटी, तो मक्के की रोटी जो है, मक्के की रोटी में आपको एक तो आटा चाहिए होता है, फिर उसको उसमें पानी आप मिलाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलता है। ठीक है, अब जैसे आपको आपको मैं बोलूं दाल, तो दाल आपको कहाँ से मिलती है? पादपों से मिलती है। ठीक है, और जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे हम लोग खीर बनाएंगे, तो खीर में क्या है? जो चावल होते हैं ना दोस्तों, चावल चावल प्लस दूध प्लस चीनी। अब आप लोग इलायची डाल लो, काजू किशमिश बादाम डाल लो, आप अखरोट डाल लो, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हो, मखाने डाल लो। ठीक है, लेकिन ये इसकी अगर हम लोग खीर बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से किस किस जो है जंतु से हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं? चावल हमें किससे मिल रहा है? यहाँ लिख देता हूँ, पादप से मिल रहा है। चावल किससे मिल रहा है? पादपों से मिल रहा है, सही बात है। हाँ, चावल और दूध किससे मिल रहा है? जंतु से मिल रहा है। ठीक है, चीनी भी आपको पादप से मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक होते हैं। इन पोषक घटकों, अब देखो अंडरलाइन करने वाली चीज आ गई है। ये बोल रहा है कि इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? जो आपके भोजन में आवश्यक घटक होते हैं, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, नीड होती है अपने शरीर को उसके लिए। तो हमारे भोजन में जो है मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होगा,
प्रोटीन होगा, वसा होगी, विटामिन होगा और आपके खनिज लवण होंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, क्या कि आपको जो है पोषक पदार्थ में, आपके पोषक में एक तो कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, प्रोटीन्स खाने हैं, वसा खानी है, विटामिन्स खाने हैं, खनिज लवण खाने हैं। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में एक होता है रुक्षांश और जल भी होता है। बिल्कुल सही बात है, रुक्षांश और जल। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग जो है एक एक करके याद करना है। तो सबसे पहले एक चीज लिखो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। एक मिनट। हम्म, क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक मिनट। हाँ, एक होता है अपने भोजन में क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन ही लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों। तीसरा अपने भोजन में क्या होता है बताओ, वसा होती है। क्या होता है, वसा होती है। चौथा हमारे भोजन में विटामिन होते हैं। विटामिन होते हैं। और जब आप लोग रीट का और उसके संबंधित सीटेट का एग्जाम दोगे ना, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपको। छठा हमारे भोजन में खनिज लवण या मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, खनिज और लवण। ठीक है, लवण। चलो, उसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी होता है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जरूरी तो नहीं है भाई। आप अगर फैट जो है, फैट वगैरह की चीज लोगे ही नहीं। जैसे आप लोग अगर बनाना खा रहे हो, बनाना आपके भोजन में, अब उसमें सोडियम जो भी चीजें होती है वो होगी। ठीक है, उसमें आपके सेलुलोज होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है फाइबर्स होंगे वो आपके शरीर में मिलेंगे। लेकिन उसमें फैट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें फैट होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें आपको जो है वो बहुत सारी चीजें मिले और नहीं मिले इस पे जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा के परीक्षण इनको करना पड़ता है। अब वसा के परीक्षण करने के लिए यहाँ पे 1.2 सारणी दी हुई है। 1.2 सारणी यहाँ पे नीचे दी हुई होगी। चलिए, यहाँ पे तो नहीं दी हुई है, नीचे यहाँ पे दी हुई है। जैसे कच्चे आलू में क्या होती है, मंड होती है। क्या प्रोटीन होता है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, क्या वसा होती है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये तो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन हमें जो है मेन मेन चीजें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा विलेनियों की आवश्यकता होगी। यहाँ से देखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा बचपन में, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम अपना दिमाग उस लेवल पे नहीं था। ठीक है, आपको जो है परीक्षण करने हैं। ठीक है, तो परीक्षण करने हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा के। तो उनके लिए आपको आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा, इनके विलेन बना के रखने हैं। और इसके लिए जो है परख नलिया भी चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। तो ध्यान रखना, अब आप बड़े बड़े जाके वहां पे जो है क्रियाकलाप भूल जाते हो ना, तो एक क्रियाकलाप मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। मंड के लिए, मंड जो होता है ना उसके लिए फिर ये क्रियाकलाप करके वो सारणी बननी है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये बोल रहा है कि आयोडीन का जो तनु विलयन है उसको बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। मतलब आयोडीन का जो तनु विलयन बनाएंगे ना, तो जल मिलाते ही वो क्या होगा, तनु हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, वो सांद्र होगा। तो सांद्र को जो है तनु है ना बनाने के लिए, जैसे गाढ़ा घोल है उसको पतला करने के लिए आपको उसमें जल मिलाना होगा। कॉपर सल्फेट का अगर विलयन बनाना है तो 100 ml जल में आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है। उससे तनु उसका जो कॉपर सल्फेट का जो है विलयन बन जाएगा। आपको कास्टिक सोडा को घोलना ना, तो 100 ml जल में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना पड़ेगा। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इनके विलयन बनाने की तकनीक है।
ठीक है। अब देखो ये मंड का परीक्षण कैसे करवा रहा है। ये जो है परीक्षण के लिए आपको खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा होगी, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालनी है, और उसके बाद खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना। भाई खाद्य पदार्थ के रंग में क्या परिवर्तन होता है, क्या यह नीला काला हो जाता है, तो नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि अगर हम बड़े बड़े प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा आपको बताया गया है कि अगर नीला काला रंग होगा उस खाद्य पदार्थ का, जैसे आलू को डालेंगे और आलू, जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे वो बीकर ले लिया, बीकर, अब देखो मेरा बीकर ऐसा ही है, चलो थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, फिर कल को आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि आपसे डायग्राम अच्छे से नहीं बने। अब इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या है, कुछ खाद्य पदार्थ डाला, डाल दो भाई, कच्ची सामग्री में डाल दी, जैसे आलू डाल दिया, फिर उसमें हम लोग तनु आयोडीन डालेंगे जो कि ऊपर हमने बनाया था, तो 2-3 बूंद यहाँ पे टक 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 डाल दी, ठीक है। अब इसका जो है रंग देखेंगे कि रंग कैसा है, तो अगर इसका नीला और काला रंग हो जाता है तो यानी कि इसमें क्या है, मंड या स्टार्च है, मंड या क्या है, स्टार्च, समझ गए। चलो चलो आगे पढ़े, आगे पढ़ते हैं। अब देखो प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण है, प्रोटीन के लिए परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण होंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी है, जैसे मैंने पनीर ले लिया, पनीर में प्रोटीन होता है ना। चलो मैंने यहाँ पे इस बीकर में, ये बताता वैसे करते जाएंगे हम लोग, ये प्रोटीन मैंने कुछ ले लिया है, ठीक है। अब इसमें जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे, भाई एक मिक्सी लेंगे और इसका क्या बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, ठीक है। चूर्ण बनाने के बाद जो है खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या उसको मसल कर उसके चूर्ण में एक साफ परख नली में डाल देंगे। एक परख नली लिया, उसको पीसा, ठीक है, और ये परख नली में डाल दिया भाई, ठीक है, डाल दिया, ये क्या कर दिए, डाल दिए। अब बोल रहा है कि ये परख नली में जो है 10 बूंद जल डालेंगे, 10 लगभग 10 जो है बूंद जल डाल देंगे। फिर ड्रॉपर की सहायता से इसमें क्या डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, 2 बूंद क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट जिसका विलयन हमने बनाया था अभी, ठीक है। और इसमें 10 बूंद की कास्टिक सोडा डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे और 10 मिनट के लिए परख नली में जो है स्टोर करके रख देंगे। फिर आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ जो है वो कैसा हुआ, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। भाई अगर हमने करना क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग किसी भी पदार्थ खाद्य सामग्री का क्या चूर्ण बना लेंगे, चूर्ण बनाने के बाद इसमें क्या डालेंगे, इसमें जल डाल देंगे, और जल डालने के बाद इसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में हम लोग 10 बूंद के लगभग क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डाल देंगे, ठीक है। अब कास्टिक सोडा डालने के बाद क्या इसका रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है क्या, तो ये किसकी जो है प्रोटीन की जो है उपस्थिति को दर्शाएगा। फिर हम लोग फैट के लिए, वसा के लिए जो है बनाएंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे और इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटेंगे। जैसे हमें पता है कि तिल जो होते हैं ना, तिल उसमें क्या पाए जाते हैं, आपकी आपकी वसा पाई जाती है, तो उसमें कागज में डाल के उसको कूटेंगे। अब कागज को सीधा करके ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, अगर तेल के धब्बे हैं तो इस धब्बे को से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, जो प्रकाश जो आएगा वो धुंधला दिखाई देगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। आपको अगर आप होटल पे जाते हो, पकोड़े वाला पकोड़े डाल के देता है अखबार में, अब अखबार में पकोड़े डाल के दिए उसने, पकोड़े तो उसने खा लिए, उसके बाद जो कागज रहता है उसमें आपको तेल साफ साफ दिखाई देता है, तो वो आपके किसकी, वसा की उपलब्धता को दर्शाएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्राएं हो सकती है। इस दशा में भाई जैसे मान लो कि उसमें कोई जल हुआ, जैसे मान लो आपको किसी ने कागज में आपके मक्की के जो दाने होते हैं, भुट्टे, वो डाल के दे दिए, तो वो गीला तो होगा, गीला हुआ और आपने देखा अरे भाई ये तो गीला हो गया, यानी कि इसमें क्या है, इसमें अपने
ऑयल है यानी वसा है, अरे अपने तो फेट वाली चीज खा ली, लेकिन वो जल भी तो हो सकता है। तो जल होने के लिए ये बोल रहा है कि इस दिशा में पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़ेंगे। रगड़ लिया। इस समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, कुछ समय के लिए कागज को सुखा देंगे ताकि वह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। और इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में भाई जैसे उसको सुखा देंगे। सूखने के बाद ऑयल में कागज, अगर आपने देखा होगा कई बार आप लोग आपके ताक में जो है वो अखबार बिछाते हो, मैं जनरल चीजें ले रहा हूँ, अखबार बिछाते हो वहां पे आप लोग आपके तेल की शीशी रख देते हो। तेल की शीशी आपने रख दी तो नीचे उसके जो है अगर कुछ तेल लगा हुआ था तो उस कागज पे आ जाएगा। अगर उस कागज पे आ गया उसको आप धूप में रख लो, कितना ही कुछ कर लो, उस अखबार पर तेल नहीं जाएगा, लेकिन वही पानी होगा तो वो सूख जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ये परीक्षण क्या दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। अगर उसमें जो ये रंग बता रहे हैं, कलर जो बता रहे हैं, अगर वो आते हैं यानी कि वो उपस्थित है। हम तीन पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। यानी कि हम लोगों ने किसके किसके के लिए किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खाद्य पदार्थों के लिए। लेकिन हम लोगों ने जो है विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक पदार्थ भी हमारे किसमें पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट मुख्य ओर से, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा से भी हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का मापन जो है, वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो कार्बोहाइड्रेट है, किस क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मात्रा में वसा में क्या होगी, ऊर्जा होगी। ठीक है, और वसा में ऊर्जा होने के बाद ये बोल रहा है कि जो वसा और उसके साथ क्या, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भी कहते हैं। यानी भोजन में जो है वो ऊर्जा कौन देते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट देता है और एक वसा देता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये कुछ यहाँ पे सब्जियों के नाम दे रखे हैं, देखो शकरकंदी दे रखा है, आलू, गन्ना, पपीता, है ना, ये सब दे रखे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में आएगा आपकी शकरकंदी, आलू, गन्ना, गन्ने से क्या बनती है, शुगर बनती है, गुड़ बनता है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है जिससे आपके शरीर में एनर्जी रहे तो बाजरा भी खाओ मेरे भैया, चावल भी खाओ, गेहूं भी खा लो, आपके शकरकंदी खा लो, आपके आलू खा लो, गन्ना खा लो, पपीता खा लो, तरबूज खा लो, आम खा लो, मक्का खा लो, कुछ भी खा लो। तो इनके लिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। उसके बाद अगर आपको फेट के लेने हैं, फेट लेने हैं तो सूरजमुखी का तेल है, सरसों का, नारियल का, मूंगफली का, सोयाबीन का, किसी का भी तेल खा लो, उसके साथ बादाम खा लो, उसके साथ मूंगफली खा लो, तिल खा लो, उसमें आपके फेट है, फेट। लेकिन आपको जंतु वसा लेना है, जंतु वसा, तो जंतु के लिए आपको मांस खाना पड़ेगा, आपको मछलियां खानी पड़ेगी, अंडे खाने पड़ेंगे, आपको क्रीम्स खानी पड़ेगी, उसमें दूध आपको पीना पड़ेगा, मक्खन उसका खाना पड़ेगा, तो वो जंतु स्रोत है। तो पादप में आपके जितने भी प्लांट से प्राप्त होने वाले वसा होते हैं उनको संचित किया जाता है। जंतु में आपके जितने भी जंतु जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध और घी, इनसे प्राप्त। उसके बाद आपको अगर प्रोटीन्स लेना है तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन जो है वो आपके सभी प्रकार की दालों में मिल जाएगा, चाहे वो चने दाल हो, मटर दाल हो, सोयाबीन दाल हो, इन सब में। और आपको प्रोटीन लेना ही है तो आप मांस में भी ले सकते हो, मछली में भी ले सकते हो, पनीर में भी ले सकते हो, अंडे में भी, लेकिन ये जंतु प्रोटीन है। तो जंतु प्रोटीन और जंतु वसा आप दोनों पड़े। विटामिन अगर आपको लेने हैं तो ये सब चीजें आपको खानी ही पड़ेगी। गाजर हो गया, पपीता हो गया, विटामिन ए होता है इसमें। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। तो आपको सीधा सा प्रश्न क्या पूछेंगे कि निम्न में से विटामिन ए के स्रोत है, निम्न में से विटामिन ए के स्रोत है, तो आपको पपीता, आम, गाजर ये चीजें दिख जाए, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा, आपके रतौंधी। और विटामिन बी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी, वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके गेहूं में मिलेगा, इसलिए गेहूं खाना जरूरी है। आप आपकी फिश या फिर बकरे की कलेजी खा सकते हो, यकृत खा सकते हो। चावल खाने के लिए भी आपको विटामिन बी
डॉक्टर सजेस्ट करता है। विटामिन सी के लिए आप लोग जितने भी खट्टे फल है, टमाटर है, संतरा है, अमरूद है, मिर्ची है, नींबू आंवला है, इन सबको ले लीजिए। और विटामिन डी के लिए आपको कुछ जंतु वसा का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे अंडे हो गए, मांस मछली, मक्खन, दूध, और ये चीजें आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने ये सब चीज आपको डायरेक्ट समझा दी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए है। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होगी बताओ। आपके जो भोजन है उसमें प्रोटीन की जो है जरूरी चीजें होनी चाहिए शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसको प्राय शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसीलिए तो जो जिम करने वाले लोंडे लपाटे होते हैं ना, वो क्या खाते हैं, आपके आपके प्रोटीन्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब वह विटामिन क्यों चाहिए, अभी मैंने बताया विटामिन ए की कमी से रोग होते हैं, विटामिन बी की कमी से, सी से, डी से, उसके बाद बहुत सारे ई वगैरह बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसी लेवल पे पढ़ो, आगे नहीं चलना है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब विटामिन कौन कौन से होते हैं यह भी मैंने बताया, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो इन विटामिन के नाम भी आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है इसी चैप्टर में हो सकता है आगे वाले चैप्टरों में आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन का एक समूह होगा ना उसको क्या बोलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना। उसके बाद ये बोल रहा है जो आपके हमारे शरीर में जो सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारी त्वचा और तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। अभी मैंने बोला ना भाई, रतौंधी रोग, रतौंधी मतलब कि जो आपको नाइट में कम दिखाई देता है ना उसको रतौंधी कहते हैं। तो ये हमारी किसकी, त्वचा को, स्किन को और आपकी आईज को जो है वो क्या रखता है, हेल्दी रखता है भाई। उसके बाद आपके विटामिन जो है सी, विटामिन सी आपके जो जितनी भी प्रकार की डिजीज है, डिजीज से जो है वो फाइटिंग फाइटिंग खेलता है, तो उसमें हमारी मदद करता है भैया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो आपके हम विटामिन डी जो है वो हमारे किस में हेल्प करता है। विटामिन डी आपके किस में हेल्प करेगा प्यारे मित्रों, विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए और कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये बोल रहा है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी गुड हेल्थ के लिए जो है वो हमें आपके शरीर के डेवलपमेंट, गुड हेल्थ के लिए प्रत्येक खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक है। अब विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत 1.10 में दर्शाए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से खनिज लवण होंगे, आयोडीन, आयोडीन भी हमारा एक क्या है, खनिज लवण है। आपके पालक में पाया जाता है, मछली, मांस, अंडा, अदरक इनमें पाया जाता है, तो खाना जरूरी है। फास्फोरस के ये कुछ स्रोत हैं, फास्फोरस और इसके। ठीक है, फिर लोहे के कुछ स्रोत है जिसमें आपके लोह तत्व जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। आयरन के लिए हमें केले खाने चाहिए, हमें ये सब चीज़ें, चावल हो गया, मिर्ची हो गई, आपको गेहूं हो गया और दूध हो गया, ये सब चीज़ खानी चाहिए। आपको कैल्शियम के लिए आपके दूध, अंडे, ये सब चीज़ें कुछ खानी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही बात। यहाँ आपके पालक में कैल्शियम भी है, आपके आयरन भी है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना भाई आयरन खाओ, आयरन के लिए आपको पालक खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, तो हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, फिर बात करें थोड़ा आगे। ये बोल रहा है कि इन पोषक के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों
आहारी रेशों जिन्हें रुक्सांस कहते हैं उनको भी खाना है। यानी फाइबर्स जो है वो हमारे शरीर के लिए हैं। जो फाइबर्स है, जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना कि आपका अगर पाचन या डाइजेशन अगर सही से नहीं होता है तो उसको लिए आप क्या करिए, खीरा ककड़ी खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशेदार सब्जियां होती है उनको खाइए, भिंडी खाइए। तो उससे क्या है, आपके जो है खाने में, जो आपके पाचन में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, और आप सुबह सुबह जाओगे ना तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। हमारे खाने के लिए रुक्सांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, मैंने अभी भी बताया, जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, साबुत खाद्यान्न आ जाएंगे, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सब आ जाएगी। ठीक है। रुक्सांस हमारे शरीर को कई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुक्सांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है। ये पाचन नहीं होता है इसका, लेकिन हमारे शरीर में जो है वो जितने भी प्रकार की चीजें हैं, जैसे अपशिष्ट है, उसको निकालने में सहायता करता है। ठीक है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे किसके संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि के लिए आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है। ये सब आप लोग कर लेना भैया ना। ये कर रहा हो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित किन किण्वित भोजन, जैसे आटे का मिश्रण हो गया, मिस्सी रोटी, तेपला अनाज, ये सब चीज़ें ये आपके लिए जो है वो पढ़ने लायक चीज़ें तो नहीं है। संतुलित भोजन तो अच्छा, संतुलित भोजन में आपको जो है सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे उसे जो है आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, न ही आवश्यकता से कम हो, यानी पर्याप्त मात्रा में खाओ। ऐसे नहीं कि आप फेट ही फेट खाने लग गए, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाने लग गए, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रोटीन सी प्रोटीन खाने लग गए। एक तो उस मात्रा में खाओ जो हमारे लिए शरीर में संतुलन बनाने का काम करे, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। आगे कुछ बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में कुछ विशेष पोषक की कमी होती है। यदि कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग व विकृतियां उत्पन्न करता है। यानी किसी भी पोषक तत्व का अगर जो है हमारे शरीर में, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, आप विटामिन की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, आप खनिज लवण की नहीं होनी चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इसकी है तो आपके शरीर में कोई रोग हो जाएगा, कोई डिजीज हो जाएगी, कोई विकृति हो जाएगी, कोई आपके डिसमेंटेन हो जाएगा, या फिर आपको किसी भी आपकी जो बॉडी है उसमें रोग जो है वो फैल जाएंगे। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक पदार्थों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं। अब देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो देखो, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, ये सब आपके प्रोटीन की कमी से होता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही अगर व्यक्ति नहीं ले रहा है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी और वह क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर विटामिन और खनिज लवण अगर किसी के शरीर में नहीं है तो विभिन्न रोग उसके शरीर में हो जाएंगे, विकृतियां उनके शरीर में आ जाएगी। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु जो संतुलित आहार है वो लेने से जो है इनको रोकथाम कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आपको चर्चा होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1.3 सारणी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है कि आपके जो विटामिन और खनिज लवण हैं इनके अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार इस प्रकार से हैं। आपके विटामिन ए अगर आप लोग नहीं लोगे
तो आपको क्षीणता या दृष्टिहीनता आ जाएगी भाई। तो यानी कि गाजर चकुंदर ये चीजें नहीं खाओगे तो आपके आंखों के लिए जो है वो नुकसानदायक है, कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो मैं जो आंखों के रोगी है उनको साफ साफ बोल रहा हूँ कि गाजर खाइए। आप जितने भी प्रकार के ए विटामिन वाले जो है वो खाते हैं, आजकल तो विटामिन ए के कैप्सूल भी आते हैं, ठीक है। विटामिन बी 1 जो है उसके लिए बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है, ठीक है, काम करने पर ऊर्जा की कमी हो जाती है, यानी विटामिन बी 1 खाना जरूरी है। विटामिन सी के लिए मसूड़ों से खून निकल जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, यानी रोगी हो जाएगा आपका जो पेशेंट है वो, ठीक है। और विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, जिसमें अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाती है, अस्थियां जो है मुलायम होकर मुड़ जाती है। और आपके कैल्शियम में जो है कैल्शियम की कमी से आपकी अस्थियां और दंत से, कमजोर अस्थियां दंत से हो जाता है। आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है, गाइटर जिसको बोलते हैं, है ना। जो आपके नमक में जो है जो आयोडीन होता है ना, तो आयोडीन युक्त नमक खाओ, यानी कि टाटा नमक खाओ। हाँ, मुझे किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप नहीं है टाटा नमक से, लेकिन खा लो भाई, लेकिन बहुत महंगा कर दिया टाटा ने नमक, ये भी ध्यान रखना। तो गर्दन की ग्रंथि से का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सब, और लोहे की कमी से अरक्तता और कमजोरी। इधर जो है प्रमुख शब्द ये आपको पूरे पूरे इसमें याद रखना है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके हो। बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें आपको खानी है वो मैंने आपको ऊपर बताया। ऊर्जा के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है। तो वसा के लिए, वसा जो है वो आपकी फैट होती है एक तरह की। खनिज को मिनरल्स कहते हैं, पोषक आपके न्यूट्रेंट, जिसमें आपके सभी प्रकार की चीजें पाई जाएगी, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा और खनिज लवण पाया जाएगा, इनको सबको न्यूट्रेंट्स कहते हैं। प्रोटीन आपके दूध, दही, पनीर और मांस मछलियों में आता ही है। उसके अलावा रुक्सांस, आपको फाइबर्स जो होते हैं उनको रुक्सांस कहते हैं, है ना, जितने भी जो आपके पाचन के लिए सहायक होते हैं, जिसको जो है किसी प्रकार के अवशोषण की आवश्यकता नहीं है, आपके भोजन को कोई ऊर्जा वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा देने वाला कौन सा तत्व नहीं है, तो रुक्सांस नहीं है। स्कर्वी रोग जो होता है वो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरना, अधिक समय घाव भरने में लगना, ये सब चीजें हैं, ठीक है, घाव न भरना, ठीक है। और मंड जो है वो उसको एक प्रकार से स्टार्च कहते हैं, जो कि आपके आलू वगैरह और इन इसमें पाई जाती है। विटामिन आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है विटामिन के रोग जो है वो इनके अभाव में हो जाते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये क्या है, सुदृढ़ीकृत या फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये आपके FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये लोगो ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक, प्रमुख विटामिन, खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों को उत्पन्न बनाना। अब हमको सबसे मुख्य बात एक और पढ़नी है, क्या हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों के, पेन चेंज कर लूं, पेन चेंज कर लूं, बताओ। चलो, थक तो नहीं गए ना, थकना नहीं है, अभी हमको और पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए। इसके अतिरिक्त जो है आहारी रेशे जिसको रुक्सांस कहते हैं और जल भी आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायक करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का तथा पर्याप्त रुक्सांश और उचित मात्रा में जल उपस्थित होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। और हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग हो जाता है, जिसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट तो होता है यही खत्म। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अगले चैप्टर में क्या है, अगला चैप्टर हम लोग जो है जल्दी से स्टार्ट करते थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि जल्दी से हमारे YouTube चैनल को अभी जाके जो है वो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी, प्यारे प्यारे मित्रों के साथ, सका के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ इसको सेव भी कर लो, ठीक है। देखो, मैं ये बातें मजाक के लिए बोलता हूँ, वैसे बनानी नहीं चाहिए, है ना, क्या कुछ नहीं, ठीक है, बातें
ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अगले चैप्टर की, वस्तुओं का समूह बनाना। चलिए मेरे दोस्तों, तो ठीक है, बात करते हैं वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है, इस वाले चैनल को इसको निकाल देते हैं भाई, लीव कर दो। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मजेदार मजेदार चीजें इसमें भी आएगी। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, हमारे चारों ओर, चलो पेन का कलर तो यार चेंज ही कर लेते हैं। हमारे चारों ओर जो है ये वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, अब हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है? आपके हमारे चारों ओर जो है कुर्सियां पाई जाती है, बैलगाड़ी, साइकिल आजकल तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन खाना पकाने के लिए बर्तन होने चाहिए, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल पत्थर आदि, ये सब चीजें आप लोग अपने आसपास देखते ही हो। और इन सब वस्तुओं की जो है, इन सब वस्तुओं की आपको क्या करना है? इन सब वस्तुओं की आकृतियां, रंग व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सही बात है कि भाई कुर्सी कैसे होती है? कुर्सी के समान होगी, उसका कलर ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, रेड कलर की हो सकती है ना? उसी प्रकार से हम लोग किसी टेबल की बात करें तो टेबल किस प्रकार की होगी? उसके चार पाए होंगे, है ना, तो उसको टेबल बोलेंगे। जैसे खिलौना है तो खिलौने से खेलने चीजें, उसमें आकर्षक चीजें होगी, है ना, तो वो खिलौना हो गया। वस्त्र कैसे होंगे? वस्त्र नीले, काले, पीले, धोले वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं और उनके गुण भी भिन्न होते हैं। अगली बात करते हैं, हमारे चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। अब गोल आकृति में कुछ भी हो सकता है। चलो ये सब चीजें हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको क्या पढ़ना है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ेंगे जिसमें आपको जो है आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए, एक मिनट, यहाँ आ गए हैं पदार्थों के गुण। जरूरी चीजें ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप मेरे जैसे बच्चे नहीं हो ना, मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन मेरे जैसे बच्चे आप लोग नहीं हो। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है क्या कि गिलास कपड़े के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, जो गिलास है वो कपड़े के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो ये हमारा कार्य काफी हास्यास्पद होगा। ठीक है, आगे, गिलास जो है बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और कोई पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार का खाना पकाने के लिए पात्र जो होते हैं वो कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। भाई आप अगर कागज का कोई बनाते हो और उसको गर्म करते हो तो कागज तो जल जाएगा, तो आपकी चीज भी खराब हो जाएगी। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उन पदार्थ के गुणों और उपयोग के की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों को वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, देखते हैं क्या किन गुणों की विवेचना की है। दिखावट, जो दिखावट है उसमें पदार्थ जो है प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। जैसे लकड़ी है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देगी, जैसे लोहा है वो तांबे से अलग, और तांबा जो है वो एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देगा। ठीक है, और लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। तो ये सब चीजें, अब क्रियाकलाप दिया हुआ है ये तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो, अब देखो ये क्या बोल रहा है। हम्म, रेगमाल से रगड़कर ये यहाँ से चलो, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। और ये बोल रहा है कि पदार्थ जिन्हें हम इस प्रकार की धुति होती है वह प्राय धातु होते हैं। अब धातु में क्या होंगे? धुति होती है, जिसमें कैसी, देखो 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 देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लाइन। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुति देखते हैं? कैसे? जैसे मान लो आप किसी भी पदार्थ को, चमकीले पदार्थ को जो है समूह में सम्मिलित करते हैं और उसको जो है क्या करना है, किसी भी ढंग से काटेंगे तो जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं वो सब करेंगे। कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थ, द्युति किसे कहते हैं? द्युति यानी कि चमक या फिर धातु जिसमें हो। ठीक है, तो काटने के स्थान पर आप पदार्थ के पृष्ठों को क्या कर सकते हैं?
रगड़ कर देखेंगे रेत रेकमाल से, और वे दूतीवान है या नहीं उससे पता चल जाएगा। ठीक है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और इसे धुतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। यानी कि किसी पदार्थ के साथ आपकी क्या हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। अभिक्रिया में जैसे लोहे को रखा, लोहे पे लग गई जंग, तो उसको क्या बोलेंगे, द्युतिहीन बोलेंगे। ठीक है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है, यानी चमक दिखाई देती है। चमक की बात कर रहा हूँ, द्युति से चमक। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, उसमें आपको चमक दिखाई देती है या नहीं। चलिए, सबसे पहले इसका जो पहला लक्षण आता है वो कठोरता। कठोरता पहली चमक थी, अब है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उसमें कुछ को दबाना और संपीड़ित करना जो है वो, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ ना भाई, प्यास लगने लगी पानी देख के सामने। चलो, धातु की एक चाबी लेनी है और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ वस्तुओं के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करना है। ठीक है। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है या खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है इसको कठोर पदार्थ कहते हैं। तो कठोर और कोमल पदार्थों की परिभाषा को नोट डाउन करो। ठीक है। कठोर और कोमल, उदाहरण के लिए जैसे कोई रुई है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है और लकड़ी क्या है, कठोर है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा कठोर है। दिखावट में पदार्थों, पहला दिखावट था, दूसरा क्या है, कठोरता। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के लिए, गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। अब आगे पढ़ता हूँ। आप ये पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अथवा घुल जाते हैं। यहाँ पे अगला दे दिया दिखता है, विलय अथवा अविलय। अब विलय अथवा अविलय क्या होता है, उसके लिए एक क्रियाकलाप आपको दिया होता है, तीसरे नंबर का है ये यहाँ पे दूसरे, और पहला है दिखावट। तो मैं यहाँ लिख दूं, पहला है दिखावट, अगर पदार्थ को पहचानना है तो दिखावट। ठीक है। दूसरा है आपके कठोरता, और तीसरा है आपके विलय अथवा अविलय। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो 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 चलो। तो ये बोल रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू रेत और लकड़ी के बुरादे को एक नमूने लेने हैं, अलग अलग सैंपल्स उसके लेने हैं, और कांच के 5 गिलास लेने हैं, और प्रत्येक गिलास में जो है मतलब 2/3 भाग में जल भरना है। पहले गिलास में कुछ मात्रा में जो है वो चम्मच भरकर चीनी, और दूसरे गिलास में नमक, तीसरे में उसी प्रकार सब चीजें डाल लेनी है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। अब जो पदार्थ घुल जाता है उसे घुलनशील बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। जो पदार्थ नहीं घुलता है उसे अघुलनशील बोलते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय है, अथवा अन्य जो पदार्थ है वो जल के साथ मिश्रित नहीं होंगे ना, वो क्या होंगे, अविलेय होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक प्रयोग करके बताता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ये एक बीकर है और इसमें हम लोगों ने जो है वो क्या भरना है, ये मैंने इसमें जल भर लिया है भाई। क्या भर लिया, ये इसमें मैंने जल भर लिया 2/3। और इसमें हम लोगों ने अब क्या डालना है, हम लोगों ने इसमें जो है तेल डालना है। तो तेल यहाँ पे लेयर बना लेगा, लेकिन इसमें घुलेगा नहीं, तो इसे अविलेय कहेंगे। ठीक है। एक और हम लोग बीकर लेते हैं, एक और बीकर हम लोग लेते हैं। ये हमारा बीकर हो गया। ठीक है। अब देखो बन गया, जैसा आप लोग समझ लेना। बीकर में हम लोग वही क्या लेंगे, जल लेंगे। मैंने बीकर में क्या डाल दिया, जल डाल दिया। अब देखो
इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ये दिखेगा नहीं, ये जैसे मान लो चीनी के टुकड़े हैं, चीनी के क्रिस्टल है, और आप लोग जैसे ही इसमें क्या डालोगे, जिसमें क्या डालोगे आप लोग, एक मिनट, और इसमें आप लोगों ने एक रॉड डाली और इसको घुमाया, क्या किया, घुमाया। घुमाने के बाद आपको पता चला कि ये जो क्रिस्टल है इसमें क्या करेंगे, घुल जाएंगे, क्या होंगे, घुल जाएंगे। अब जब ये घुल गए तो इनको क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो समझ गए आप मेरी बात को। चूंकि हम, यहां से पेन चेंज कर लो पहले, ठीक है, ये बोल रहा है चूंकि जल बहुत से पदार्थों में विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? जैसे अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लो आप सिरका को मिलाओगे तो भली भांति विस्तृत हो जाता है, नींबू का रस मिल जाता है लेकिन सरसों का तेल नहीं मिलता है, अभी मैंने बताया तैरने लग जाता है, नारियल का तेल नहीं मिलेगा, केरोसिन इसमें पानी में नहीं घुलित होता है। ठीक है, ये सब क्रियाकलाप हमने कर ही लिए। अगला है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। अब ये बोल रहा है कि क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान से देखा होगा कि जल अविलेय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा जिसमें कुछ पदार्थ जो है जल से मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठों पर आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलासों की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरणों को देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते दिखाई देते हैं, जैसे आपके जल में जो है आपके कौन सी, सरसों के तेल की बूंद, अथवा डूब जाते हैं किसी तालाब की तरह। जैसे मान लो आप माचिस का टुकड़ा डालो वो तैरता है ना, एक कुछ कांच डालो वो तैरता है, लेकिन आप लोग कंकर डालो, कंकर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। शहद की कुछ बूंदे डालो वो क्या होंगे, जल में तैरते रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पदार्थ डूबता है, कौन सा। अगला पदार्थ की जो है चौथी, सॉरी पांचवी, वो कौन सी थी, तैरना या नहीं तैरना, ये आपकी चौथी थी। तो पांचवी इसकी अवस्था होती है पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला है भाई, लुक मिचने खेली है ना, तो उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे। जैसे आप नाड़ के नीचे छुपना चाहेंगे, आप किसी कमरे में छुप जाओगे, मंदिर के पीछे कुछ जगह है उस पर छुप जाओगे, कोई खड्डा बना रखा है उसमें छुप जाओगे, किसी पेड़ के पीछे, किसी पेड़ के ऊपर छुप जाओगे। ठीक है, आप दूसरों को दिखाई न दें, आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप लोग दिख जाओगे। तो जिसके जो स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री, जो कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिया जाता है क्योंकि ये बच्चों को समझानी होती है, लेकिन आप लोग भी इससे समझिए, है ना। ये बोल रहा है कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी किन्हें देंगे, जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहेंगे, और जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि आप किसी बंद लकड़ी के बॉक्स के पीछे, गत्ते के पीछे, आप किसी दीवार के पीछे छुपेंगे तो उसे अपारदर्शी कहेंगे, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो मैं तो सीधा सा बोलूंगा, जिसके आर पार देख सकते हैं उसको तो पारदर्शी, और जिसे नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या आप ये पाते हैं कि जब बल्ब हमें पहले के अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देखते हैं, कदाचित कदाचित नहीं ऐसे पदार्थों को जिससे स्पष्ट वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे पारभासी कहते हैं। तो एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक पारभासी, ये तीनों के बारे में आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ प्रमुख प्रमुख शब्दों के बारे में, कठोर जिसे हम लोग आसानी से मोड़ नहीं सकते, अविलेय जो कि जल में घुलनशील नहीं है, द्युतिमय या चमकीला जो कि आपको किसी पदार्थ और लकड़ी में अंतर दिखा देता है, या चमकीला कोई पदार्थ हो सकता है कोई नहीं हो सकता है,
आपके पदार्थ, पदार्थ किसे कहेंगे? जो एक प्रकार से आपके आसपास की चीजें होती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। धातु, जो कि आपके चमकीला होता है। धातु में बहुत सारे गुण होते हैं, तारतम्यता होती है, अभी आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। रुक्ष या खुरदरा, जो पर्याप्त घर्षण दें, जिसमें चिकनापन नहीं हो। विले, विले जो कि जल में आसानी से घुल सके। पारभासी क्या होता है? पारभासी, जिसमें हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते। और पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ मुख्य बातें इसमें आएंगी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी भी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे आप सोने के जेवर बना रहे हो, क्या बना रहे हो? सोने के जेवर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मंगलसूत्र बना देता हूँ मैं यहाँ पे, मांदलिया बना देता हूँ भाई, मंगलसूत्र नहीं आएगा अपने से। ये कोई गोल्ड का मंगलसूत्र है, सॉरी मांदलिया है। यहाँ पे इसकी ये मैंने बना दी। ये आपको पहनना है। आपने देखा ना मांदलिया, तो ये मांदलिया जो है, इसमें केवल और केवल क्या नहीं होगा? गोल्ड तो नहीं होगा। तो केवल और केवल क्या नहीं होगा जी? अरे रे रे रे, क्या कर रहा हूं मैं? एक मिनट, एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो गोल्ड तो इसमें ओनली होगा नहीं, तो इसमें गोल्ड और उसके साथ कुछ ना कुछ क्या मिलाएंगे? धातु मिलाएंगे। तो गोल्ड के साथ क्या मिलाएंगे? धातु मिलाएंगे, तब ये आकार ले पाएगा। क्योंकि सोना इतना इतना ऐसा होता है सोना कि उसका खुद का नहीं बना सकते। यानी 24 कैरेट जो होता है ना गोल्ड, जिसको प्योर गोल्ड बोलते हैं, उसका हम कोई आभूषण नहीं बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, सही बात है भाई। आप जल के गुण ले लो, जल अलग काम करता है। तेल है वो अलग तरीके से काम करता है। आपके जो भी चीज है वो सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं तो कुछ अन्य नहीं होते हैं। कुछ कुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ पदार्थ स्पर्श पर कठोर लगते हैं तो कुछ पदार्थ कोमल लगते हैं, ठीक है। जैसे रुई हो गई, रुई क्या है? कोमल है। कुछ पदार्थ जल में विले होते हैं तो कुछ अविले होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तो कुछ लकड़ी जैसे अपारदर्शी होते हैं। कुछ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है, और वस्तुओं को सुविधा तथा उसके गुणों के अध्ययन के एक साथ समूहित किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। तो आज अपना दूसरा चैप्टर भी हम लोगों ने कर लिया। अब एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं, लास्ट जाइएगा मत। अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि पढ़ाना कैसा लग रहा है। देखो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं होगी। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप कक्षा 6 की किताब लाके उसको पढ़ो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको बताओ कि हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हम लोग अगर चाहें तो एनसीईआरटी यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, बहुत लोगों ने करा रखी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से करा रखी होगी। चैप्टर वाइज उन्होंने नहीं करा रखी होगी, मैंने देखे हैं। तो चैप्टर वाइज करने के लिए अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आप आसपास की चीजें या वस्तुओं को इकट्ठा करना। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? मैंने बोला कि जो चीजें होती है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लो, और लगातार आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ना? और आप लोग कहाँ से ये कक्षा देख रहे हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो, अपना अगला चैप्टर आ गया है पदार्थों का पताकरण, ठीक है। आज हम लोग ये अपना आखिरी चैप्टर होगा, लेकिन इसको आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इन चैप्टरों को पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। आप 9वीं 10वीं तक जाते हो तो आपको केमिस्ट्री की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब आप लोग नींव पढ़ोगे तो अपने आप ही दीवार बन जाएगी। तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय पत्ती को जो है द्रव, जैसा चाय बना रहा हूं मैं, ये देखो ये बालिका चाय बना रही है। चाय बनाते हुए यहाँ पे इसने जो है जर लगा रखी है, छलनी लगा रखी है, और छलनी के नीचे ये क्या है? जग है। और ये चाय को क्या कर रही है? छान रही है। क्या कर रही है? चाय को छान रही है। तो चाय पत्ती तो क्या रह जाएगी? ऊपर रह जाएगी। और उसमें जो चाय नामक द्रव है, जो ये बहुत ही अच्छा लगता है,
भारतीयों को, है ना, अंग्रेज आए और चाय छोड़ गए। तो वही वाली बात है। तो ये चाय को क्या कर रही है, छान रही है। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हुए देखते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया व पोहा खाया होगा। ये पोहा, तो यदि आपने ये, अभी पोहा बना के खाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो यदि आपने और आप भी खाना हो ना तो कमेंट कर देना, है ना, मैं आपको भेज दूंगा, पार्सल भी कर दूंगा। आप सब मेरे दोस्त हो, भाई हो। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देते हैं। ऐसा सामान्यतः करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मिर्ची को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन किसी किसी को मिर्ची खाने का, है ना, वो रहता है। अब कल्पना करना है कि एक टोकरी में एक आम है और अमरूद भरे हैं। पृथक करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग बर्तन को उठाएंगे, अलग अलग फलों को उठा लेंगे। ठीक है, चलो, तो इंपॉर्टेंट बातें ही बताएंगे केवल। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थों को आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, ये कल्पना करो। जैसे आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए और इसको अलग करना है। देखो कितना होगा कि आपके रेत के कणों को क्या बीन सकते हो, तो ये असंभव है। एक ट्रॉली रेत की, एक ट्रॉली नमक की डाल दी तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो ना प्यारे मित्रों। तो उसी लिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि आपको कॉलम 1 से पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक्करण का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक, अब देखना, यहाँ से रीट में प्रश्न आता है, सीट 8 में यहाँ से प्रश्न आता है, सीटी में प्रश्न आता है, ध्यान रखना। तथापि कॉलम 2 और कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा प्रकृति अवयवों के उपयोग से ढंग से मिलान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है चावल से पत्तरों को पृथक करना। तो दो, इसमें उद्देश्य क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना, चावल से पृथक हो। तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको ध्यान रखने हैं कि जो चावल है और पत्थर है, तो यहाँ हम लोग जो है ठोस अवयव को फेंक देते हैं। ठोस अवयव ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चावल से पत्थरों को पृथक करना है, लेकिन दो भिन्न परंतु उपयोगी, दो भिन्न, अब पत्थर कोई उपयोगी है क्या, पत्थर को अपन फेंक सकते हैं। ठीक है, यहाँ अनुपयोगी अगर चीजों को पृथक करना है तो छाई की पत्ती जो है वो पृथक करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो ये क्या बोल रहा है, छाई की पत्ती को जो है दूर करने के लिए हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो इसमें आप लोग जो है चावल से पत्थर को अलग करना कर सकते हो, ये इसका मिलान हो सकता है। छाई की पत्ती को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, ये भी हो सकता है। और मक्खन प्राप्त करने के लिए दोनों ही उपयोगी है लेकिन भिन्न है। हम ठोस को, ये बोल रहा है जो ठोस होता है उसको हम फेंक सकते हैं। ठीक है, ठोस होता है उसको फेंक सकते हैं, तो अपन छाई की जो पत्ती है उसमें ठोस जो होता है उसको फेंक देते हैं। और अशुद्धियों को हम लोग फेंक सकते हैं, और दोनों का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसे मिश्रित हानिकारकता अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिसका हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी हमने मक्खन और दूध को अलग किया। ठीक है, पृथक्करण की विधियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है हस्त चयन, हाथ के द्वारा आप लोग कर सकते हो। भाई कोई भी जैसे दुकान से अनाज लाए और अनाज को फैला लिया कागज की सीट पर, और उससे क्या अन्न कण जो है वो अलग कर लिए, या फिर उससे जो है वो कंकर टूटे जो भूसे वगैरह है उनको अलग कर लिया। ठीक है, और खाद्य जो कण है उनको अलग कर लिया। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग जो है गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ मिट्टी के बड़े कण वो निकाल सकते हैं। तो ये एक पहला हो गया हस्त आपके चयन। दूसरा होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, और ये इतनी बार पूछा हुआ प्रश्न है जिसकी हद नहीं। थ्रेसिंग में आप लोगों ने थ्रेसर नाम सुना होगा, थ्रेसिंग से थ्रेसर बना हुआ है। अपने जो खेत होते हैं ना, खेत खलियान, वहां से गेहूं व चावल की सूखी डंडियों को जो है वो गट्टर देखे होंगे, और सूखे पौधों से अनाज को अलग करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, यानी सूखे पदार्थों को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद अगला है
निष्पावन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जिन जिन चीजों को पढ़ लेना भाई, है ना, ज्यादा वो नहीं करना है, 3-5, ठीक है। सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे, सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखना है। मिश्रण को ध्यान से देखना है। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इनको अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं कर सकते हैं। तो आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए, और क्या करना है, आप जो है मिश्रण को प्लेट से अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में खंधे की ऊंचाई तक ले जाइए। आपने आपके घर में अनाज को जो है वो उफनते हुए देखा होगा। वो उफनना ही जो क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि, किस प्रकार से वायु जो है उसके द्वारा उस पाउडर को, उस सूखी पत्तियों को निकालना, है ना, रेत को, बुरादे को निकालना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, यानी उफड़ना। ठीक है, तो ये देखो, ये औरत क्या कर रही है, ये यहाँ खड़ी हो रही है, यहाँ पे कुछ बिछाया हुआ है और ये यहाँ से डाल रही है हवा की दिशा में। ठीक है, हवा के विपरीत नहीं। और आजकल तो इधर से क्या चला लिया जाता है, ये पंखा भी चला लिया जाता है। पंखा भी मैं चला देता हूँ। ठीक है, पंखा चला के, और ये उपन रही है, भूसा साफ हो रहा है, अनाज नीचे आ रहा है, और ये सब क्या कर रही है, ये इसको हिलाती जा रही है, और ये इसको निष्पावन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। अगला आता है भाई चालन। और चालन क्या है, इसका छोटा, कभी कभी छोटा प्रकार है। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और उसमें उपस्थित चोकर चोकर जो होते हैं ना, भूसा भी आ जाता है। जैसे अपन गेहूं पिसवाने जाते हैं तो उसमें कुछ कुछ गेहूं के मोटे कण आ जाते हैं, उसको छानना जरूरी होता है, नहीं तो वो मुंह में लगते हैं। ठीक है, रोटी बनाते हैं तो आपकी मम्मी क्या करती है, छानती है। तो ये इसको आपके जो है चालन कहते हैं। तो ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों ने बजरी से मोटे पत्थरों को छानते हैं, आप मकान बनाते हैं तो वहां पे आपने ये देखा होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। निस्यंदन। ठीक है, कभी कभी निस्यंदन जो है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल, दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल अथवा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को जो है कैसे पृथक किया जाए। प्राय पकाने से पहले चावल व दालों को जल से धो लिया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हो तो उसमें चिपकी हुई अशुद्धि जैसे धूल हो गए, कण हो गए, ये पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब देखो, गेहूं को धो के पिसवाना मत, है ना, नहीं तो पिसेगा नहीं अगला। ठीक है, ये सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। तो आपको क्या देखेगी कि आपके जो चावल और जो होते हैं ना वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो मिश्रण में जल मिलाने पे भारी अवयव जो है नीचे तल पे बैठ जाएंगे और जो मिट्टी होगी ना वो ऊपर आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। ठीक है, फिर अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण, यानी हिलाना नहीं है, वो पानी पानी को निकाल देना, ये निस्तारण हो जाएगा। और आपके जो चाय की एक छन्नी से डाल दीजिए, ये आपके थोड़ा सा नीचे पढ़ के ही सुना देता हूँ, चलो। मैंने सोचा कि कम से कम टाइम वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण के पृथक में भी उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को उनके मिश्रण के इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाता है। उसके बाद अवयव ऊपरी परत बनाता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य को किसी मिश्रण में विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर आप चालनी से या छलनी से छानते हैं। ठीक है, निस्तारण विधि का उपयोग करके छानते हैं। अब देखो कैसे, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु कुछ आपको चाय की पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय की को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रिया को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। चाय को छानना क्या कहलाता है, फिल्टर करना कहलाता है। अब एक होता है अलग वाष्पन, डायरेक्ट ही वाष्पन बता रहा हूँ। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक डालना है, अच्छी तरह से हिलाना है।
क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखेंगे हिलाने के बाद? क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो जल नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करना है, जल में उबालकर उड़ने देना है, और बीकर को में क्या बचता है? बीकर में क्या बचता है देखो, इस क्रियाकलाप से हम मिश्रण के से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की क्रिया करते हैं। और जैसे ही आपके समुद्र में नमक जो है उसको किया जाता है, नमक को अलग किया जाता है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहा जाता है। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र से के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवण से एक लवण साधारण नमक होता है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। जब जल को बड़े बड़े उतले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में से जल गर्म होकर वाष्पन अथवा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इस लवणों के मिश्रण को शोधन करने की साधारण नमक प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पृथक्करण के लिए एक से अधिक विधियां हमने पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों के पृथक करने के लिए कुछ विधियों का बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसे स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ये बोल रहा है रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसमें आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि द्वारा इस जो पृथक्करण है इसका जो है वो व्यवहारिक नहीं है, यानी कि हम नहीं कर सकते हैं। तो इस मिश्रण को बीकर में रखना है और इसमें कुछ जल मिलाना है। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख देना है। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर के तले में बैठ जाती है? उसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह वही जल है जो नमक का है और उसे आराम से मिश्रण में था? अब निस्तारित द्रव से नमक अथवा जल को पृथक करना, इस द्रव के किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करना है और अब कुछ समय तक केतली को गर्म करना है। क्या आप केतली के टोंटी से भाप निकलते देखेंगे? बिल्कुल सही बात है, देखेंगे। और उसमें जो है एक धातु की प्लेट लगा देंगे जिसमें जो है जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़ेंगे जैसे कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है। और जो है आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। अब जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई है तो जल प्रत्येक के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट से नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की, यानी वाष्प से क्या करेंगे? द्रव्य में परिवर्तित होगा तो उसे क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उसी पर ढकी प्लेट का संघनित जल की बूंदों को देखा? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? नमक और रेत का क्या? इस प्रकार हम मिश्रण से नमक और रेत को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। इसमें निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन, संघनन, इन 4 विधियों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं? सही बात है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलेय बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो हम लोग उसके लिए एक क्रियाकलाप लाते हैं और इस क्रियाकलाप में यह बताया जाता है कि जो अ, जल है उसकी मात्रा को तो कम करेंगे और पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो किसी भी पदार्थ में हम लोग बार बार चम्मच भर के नमक डालते रहेंगे तो उसका बहुत एक गाढ़ा मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? गाढ़ा मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगी वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो चुका है एक तरह से। तो इसमें मंथन में क्या होता है? किसी भी चीज को मतना, जैसे मान लो दूध से किसको? मक्खन को अलग करना, मंथन। संघनन में मैंने अभी आपको बताया क्या? संघनन में भी अभी मैंने आपको बताया
क्या बताया था, देखो यहाँ देखो, संघनन। जब कोई भी पदार्थ जो है वो आपके क्या होगा, कोई भी पदार्थ जो है वो जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जैसे कि वाष्प बन रही है और वाष्प से हम लोग उसको जल बना दे, तो क्या कहलाता है, आपके संघनन। निस्तारण हो गया, वाष्पन हो गया, निस्यंदन हो गया, हस्तचयन कंकरों को अलग करना, संतृप्त विलयन हो गया, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन, ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे कुछ सारांश दिया हुआ है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हस्तचयन निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण व निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों से अवयव से पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज की भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को माप के आधार पर उपयोग, चालन व निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि जो है जल को पृथक किया जाता है। फिर उसके बाद द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रक्रिया कौन सी, वाष्पन कहलाती है। और वाष्पन की विधि का उपयोग करके द्रव के घुले हुए ठोस को पृथक करने में उपयोग किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अथवा अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में पूछा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने के पर उसके उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, यानी किसी भी पदार्थ की किसी भी मात्रा को घोल सकता है। ठीक है, यानी नमक को हम लोग कट्टा भर के डाल दो जल में तो वो घोल सकता है उसको। ठीक है, ठीक है। अब आज की जो कक्षा होती है वो यही समाप्त होती है। आप जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम लोग कल भी जो है वो बहुत कुछ करने वाले हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे आपके निष्पावन करने वाले गुस्ताव कॉर्बेट की एक पेंटिंग है, ये पढ़ लो। 1853 मुसी डे बियर्स आर्ट्स नाश्ते फ्रांस में सौजन्य से ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो विज्ञान जो है उसके छठी कक्षा का हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। छठी कक्षा के 3 पाठ हमने पढ़े हैं। पहला पाठ पढ़ा है जिसमें भोजन के अवयव पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है जिसमें हम लोग पदार्थ पढ़े हैं, पदार्थ जो है वो पढ़े हैं, एक तरह से पदार्थों को क्या अलग करना, ये हमारे तीसरे पार्ट का चैप्टर था। ठीक है, पदार्थों को अलग करना ये तीसरा था। दूसरा हमारा क्या चैप्टर था, दूसरा हमारा ये चैप्टर था जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करेंगे, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। आगे जो है हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ते जाएंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में अगले कक्षा में, यानी कि कल। और तब तक के लिए हम लोग 6 से 12 तक की पूरी पूरी जो है किताब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना और पढ़ना भाई, साथ के साथ देखते हैं इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत।